हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित उपन्यास नाव दुर्घटना का चौथा भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। यद्यपि कमला के विद्यालय की छुट्टी नजदीक है, छुट्टी के समय भी कमला को विद्यालय में ही रखने के लिए रमेश ने अध्यापिका से सब ठीक कर लिया। रमेश ने मन ही मन विचार कर लिया था कि वह विवाह के बाद कमला के विषय में हेम से सब बातें कह देगा। उसके बाद कमला से भी सब बातों को कहने का अवसर मिलेगा। इस तरह समझकर कमला सहेली की तरह हेम के साथ रहने लगेगी। देश में इस पर बहुत बातें उठ सकती हैं, अतः उसने हजारीबाग जाकर वकालत करना तय किया। रमेश प्रातः अन्नदा बाबू के घर गया। सीढ़ी पर ही हेम से भेंट हो गई और दिन इस तरह भेंट होने पर बातचीत होती थी। हेम का चेहरा लाल हो उठा, आंखें नीचे कर तेजी के साथ चली गई। रमेश प्रसन्न चित्त लौटा। उधर हेम अशांत चित्त से अपने घर का काम निपटाकर दोपहर में कोठरी का द्वार बंद कर सिलाई करने बैठ गई। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। रमेश उसका सदा के लिए होने जा रहा था। प्रेम का वास्तविक सुख उसे मिलने वाला था। चाय के समय से पहले ही रमेश अन्नदा बाबू के घर जा पहुंचा। अन्य दिन हेम के साथ भेंट होने में देर नहीं लगती थी, लेकिन आज उसने चाय की कोठरी में देखा कि वह शून्य है। 2 मंजिलों की बैठक में देखा, वह भी शून्य है। हेम अभी तक अपनी कोठरी से नीचे नहीं उतरी थी। अन्नदा बाबू ठीक समय आकर टेबल पर बैठे। रमेश बार बार चकित हो दरवाजे की तरफ देखने लगा। रमेश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अक्षय ने हंसकर कहा, मैं आपके विवाह समाचार पर अभिनंदन प्रकट करने गया था। अन्नदा बाबू को ख्याल आया कि हेम वहां मौजूद नहीं है। हेम को आवाज दी। जब कोई उत्तर न आया तो उन्होंने ऊपर जाकर कहा, हेम, यह क्या बात है? अभी तक सिलाई लेकर बैठी हो? चाय तैयार हो गई। रमेश और अक्षय आ गए हैं, नीचे चलो। हेम ने कहा, पिताजी, मेरी चाय ऊपर भेज दीजिए। आज मैं यह सिलाई समाप्त कर देना चाहती हूँ। अन्नदा बाबू बोले, तुम में यह बड़ा दोष है कि जब किसी काम को लेकर बैठती हो तब और किसी बात का विचार नहीं करती। पहले किताब हाथ से छूटती ना थी, अब सिलाई लेकर बैठी हो तो सब छोड़ बैठी हो। यह ना होगा, चलो नीचे चलकर चाय पी लो। अन्नदा बाबू जबरदस्ती हेम को नीचे ले आए। वह आते ही शीघ्रता के साथ चाय देने में व्यस्त हो गई। उसने किसी तरफ नहीं देखा। अन्नदा बाबू ने घबराकर कहा, हेम, यह क्या? मेरे प्याले में चीनी? मैं कभी चीनी की चाय नहीं पीता। अक्षय ने हंसकर कहा, आज वे अपनी उदारता से सबको मीठा खिलाएंगे। हेम के प्रति यह दिल लगी रमेश को असह्य हुई। उसने विचार किया कि चाहे जो हो, विवाह के बाद अक्षय से किसी प्रकार का लगाव न रखना चाहिए। 3-4 दिन बाद संध्या को चाय के टेबल पर अक्षय ने कहा, रमेश बाबू, आप अपना नाम बदल दीजिए। रमेश ने चिढ़कर पूछा, नाम क्यों बदल दूं? अक्षय ने समाचार पत्र खोलकर कहा, देखिए, आपके नाम के छात्र ने किसी और को अपने नाम से इम्तिहान दिखाकर पास करा दिया। वह गिरफ्तार हो गया। हेम अक्षय को बिना जवाब दिए रह नहीं सकी। क्रोध को छिपाकर उसने हंसकर कहा, शायद जेल खाने में अक्षय नाम के भी बहुत लोग हैं। अक्षय ने कहा, मित्रभाव से सलाह देने पर लोग बुरा मानते हैं। आप तो जानती हैं, मेरी बहन शरत बालिका विद्यालय में पढ़ती है। उसने कल आकर बताया कि रमेश बाबू की स्त्री हमारे स्कूल में पढ़ती है, मगर रमेश बाबू अपनी उस स्त्री पर अत्याचार कर रहे हैं। छुट्टी में भी लड़कियां घर जाती हैं, मगर उन्होंने अपनी स्त्री को बोर्डिंग में ही रखने का प्रबंध किया है। वह बेचारी रो रही है।
अन्नदा बाबू हंसकर बोले, अक्षय, तुम पागलों की तरह बातें कर रहे हो। किसी रमेश की स्त्री स्कूल में पढ़ती और वह रोती है तो क्या इसलिए रमेश अपना नाम बदल दे? रमेश उठकर चल दिया। अक्षय बोला, आप नाराज होकर क्यों जा रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि मैं आप पर संदेह कर रहा हूँ? कहता हुआ वह भी रमेश के पीछे चला। अन्नदा बाबू ने कहा, यह सब क्या बदतमीजी है? हेम रोने लगी। उसने भर्राई आवाज में कहा, पिताजी, यह अक्षय बाबू का अन्याय है। वे हमारे घर किसी आदमी का क्यों अपमान करते हैं? अन्नदा बाबू ने कहा। अक्षय हंसी में ना जाने क्या बक गया, मगर इस पर घबराने की क्या आवश्यकता है? हेम बोली, इस प्रकार की दिल्लगी असहनीय है। इतना कहकर हेम तेजी से ऊपर चली गई। कलकत्ता आने के बाद से रमेश बड़ी मेहनत के साथ कमला के पति को खोज रहा था। उसने कमला के मामा तरिणी चरण को एक चिट्ठी भेजी। इस घटना के अगले दिन रमेश को उस पत्र का उत्तर मिला। कमला के मामा ने सूचित किया था, दुर्घटना के बाद मेरे दामाद श्री नलिनाक्ष का कोई पता नहीं लगा। वे रंगपुर में डॉक्टरी करते थे। वहां से भी मालूम हुआ कि वहां भी आज तक किसी को उनका कुछ पता न चला। उनका जन्म स्थान कहाँ है, इसका पता नहीं है। रमेश बाबू की यह भी आशा जाती रही कि नलिनाक्ष जीवित हैं और वे कमला को उसके पति के पास पहुंचा सकेंगे। इसी समय अन्नदा बाबू के घर के नौकर ने रमेश के हाथ में एक पत्र दिया। रमेश का हृदय दहल उठा। पत्र हेम का था। रमेश ने समझा था कि अक्षय की बातों से हेम के मन में संदेह हुआ है और उसी को दूर करने के लिए उसने रमेश को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा था, अक्षय बाबू ने कल आपके साथ अन्याय किया है। मैं समझती थी कि आज सवेरे ही आएंगे, सो आए क्यों नहीं? अक्षय बाबू की बातों को क्यों अपने मन में स्थान देते हो? आप जानते हैं कि मैं उनकी बातें सच नहीं मानती। आज आप जरा जल्दी ही आए। आज मैंने सिलाई छोड़ रखी है। आप मुझसे जरूर मिलें। हेम के धीरज भरे हृदय में चोट पहुंचने का अनुभव करके रमेश के नेत्रों में जल भर आया। वह समझ गया कि कल से ही हेम उसका दुख दूर करने के लिए आसरा देख रही है। अंत में उसने यह पत्र लिखा है कि शायद क्रोध करके मैं वहां न जाऊं। रमेश सोच रहा था हेम से सब बातें खोलकर कह देना उचित है, लेकिन कल के मामले से कहना कठिन हो गया है। अब शायद यही समझा जाएगा कि बात खुल जाने पर रमेश अपनी निरपराधिता साबित कर रहा है। इससे अक्षय की ही जीत होगी। रमेश सोचने लगा कि अक्षय के मन में भी यही ख्याल है कि कमला का पति कोई अन्य रमेश है, नहीं तो अब तक वह मोहल्ले भर में शोर मचा देता। अतएव इसका कोई ना कोई उपाय होना जरूरी है। इसी समय डाक से एक पत्र आया। रमेश ने खोलकर देखा तो वह स्त्री विद्यालय की प्रबंधिनी का है। उन्होंने लिखा, कमला दुखी है। उसे छुट्टी के समय विद्यालय बोर्डिंग में रखना उचित नहीं। आगामी शनिवार से स्कूल में छुट्टी हो जाएगी, अतः उसे विद्यालय से घर ले जाना उचित है। शनिवार को कमला को विद्यालय से ले आना पड़ेगा और रविवार को रमेश का विवाह है। यह एक समस्या थी। रमेश बाबू, क्षमा कीजिए, कहता हुआ अक्षय आ पहुंचा। उसने कहा, ऐसी मामूली दिल्लगी से आप नाराज हो जाएंगे, यह मालूम होने पर मैं यह बात कहता ही नहीं। दिल्लगी में सच्चाई होने से लोग चिढ़ते हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही गलत है उस पर आप इतने नाराज क्यों हुए? अन्नदा बाबू तो कल से ही मुझे धिक्कार रहे हैं। हेम मुझसे बोलती नहीं। आज सवेरे मैं उन लोगों के यहाँ गया तो वे कमरे से उठकर चले गए। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? रमेश ने कहा, इसका विचार समय पर होगा। इस समय मैं जल्दी में हूँ। अक्षय के जाने पर रमेश हेम के घर पहुंचा। घर में प्रवेश करते ही हेम से उसकी भेंट हुई। रमेश के जल्दी आने के ख्याल से वह पहले से ही तैयार बैठी थी।
उसने अपनी सिलाई रुमाल में बांधकर टेबल पर रख दी थी। आज उसका विचार था कि वह रमेश से बातें करेगी। रमेश के घर प्रवेश करते ही हेम के चेहरे पर एक आभा छिटक पड़ी, लेकिन वह क्षण भर में ही धूमिल हो गई। रमेश ने पहले ही पूछा, अन्नदा बाबू कहाँ हैं? हेम ने कहा, अपनी बैठक में है। क्यों, क्या अभी उनसे कुछ प्रयोजन है? वह चाय पीने के समय उतरेंगे ही। नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, कहकर रमेश ऊपर चला गया। हेम क्रोधित हो गई। वह हेमनलिनी हारमोनियम के पास से मेज के पास बैठकर सिलाई करने लगी। सुई चुभने लगी, केवल बाहर नहीं भीतर भी। रमेश की जरूरत भी जल्दी पूरी नहीं हुई। वह अन्नदा बाबू के कमरे में देर तक रहा। रमेश ने जब कमरे में प्रवेश किया, उस समय अन्नदा बाबू अखबार में मुंह ढके कुर्सी पर पड़े सो रहे थे। रमेश के पहुंचने पर खांसने से वे उठे और अखबार हाथ में लेकर बोले, देखो रमेश, हैजे से कितने आदमी मर रहे हैं। रमेश ने कहा, विवाह कुछ दिन के लिए रोकना है। अन्नदा बाबू ने क्षण भर रमेश के मुंह की ओर देखते रहकर कहा, यह कैसी बात है, मैं निमंत्रण भेज चुका हूं। रमेश ने कहा, इस रविवार के बदले आगे के रविवार का निमंत्रण भेज देना चाहिए। अन्नदा बाबू बोले, तुमने क्या विवाह भी मुकदमा समझा है कि अपनी सुविधा के अनुसार तुम तारीख रख लो? जरा सुनो तो, तुम्हें कौन जरूरत है? रमेश बोला, खास जरूरत है, देर होने से काम न चलेगा। अन्नदा बाबू हवा से गिरे केले के वृक्ष की तरह कुर्सी पर लंबे हो गए। उन्होंने कहा, देर करने से काम चलेगा, तुम्हारी जो इच्छा हो करो। निमंत्रण बदलने की व्यवस्था में तुम्हें जो उचित जान पड़े वही करो। लोग जब मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगा कि उन्हें क्या जरूरत है यह वही जाने। उन्हें कब सुविधा होगी इसे वही बता सकते हैं। मैं तुम्हारी इस बात से परेशान ही हूँ। रमेश चुप बैठा रहा। अन्नदा बाबू ने कहा, क्या हेम को सब बात बता दी है? रमेश ने कहा, नहीं, वह अभी कुछ नहीं जानती। अन्नदा बाबू ने कहा, उसका जानना जरूरी है, अकेले तुम्हारा ही विवाह तो है नहीं। रमेश बोला, मैंने सोचा था कि पहले आपको बताकर तब उन्हें बता दूंगा। अन्नदा बाबू ने हेम को पुकारा। हेम ने कमरे में प्रवेश कर कहा, क्या पिताजी? अन्नदा बाबू बोले, रमेश को कुछ विशेष काम है, अतः उन्हें अभी विवाह करने का अवकाश नहीं है। हेम ने रमेश की तरफ देखा। वह अपराधी की भांति चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि उसे वह आशा नहीं थी कि हेम को यह समाचार इस प्रकार दिया जाएगा। इस समाचार ने उस पर मर्मांतक आघात किया। रमेश ने देखा कि उस निष्ठुर तीर ने हेम के हृदय पर चोट की। इस बात को अब किसी तरह बना लेने का कोई उपाय नहीं। विवाह इस समय रुक जाएगा। रमेश को खास जरूरत है। क्या जरूरत है, इसे भी वह कह नहीं सकता। इससे बढ़कर कोई नई व्यथा क्या हो सकती है? अन्नदा बाबू ने हेम की तरफ देखकर कहा, तुम ही लोगों का काम है, तुम ही इसकी व्यवस्था करो। हेम ने कहा, मैं इसके संबंध में कुछ नहीं जानती। यह कहती हुई वह वहां से चली गई। अन्नदा बाबू सोच में पड़ गए। रमेश चुपचाप बैठा रहा। एकाएक रमेश उठा और चला गया। बड़े कमरे में उसने देखा कि हेम खिड़की के पास चुप खड़ी है। रमेश को उसके सामने जाने में संकोच हुआ। पीछे से कुछ देर तक खड़ा उसे देखने लगा। हेम की मूर्ति ने रमेश के मन में एक चिरस्थायी चित्र अंकित कर दिया। रमेश धीरे धीरे हेम के पास आकर खड़ा हो गया। हेम रमेश के बदले सड़क के लोगों की ओर अधिक उत्सुकता दिखाने लगी। रमेश ने भर्राई हुई आवाज में कहा, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। रमेश की आवाज में वेदना का अनुभव कर हेम ने मुंह फेरा। रमेश बोला, तुम मुझ पर अविश्वास न करना। तुम मुझसे इतना कह दो कि मुझ पर
कभी अविश्वास ना करोगी। मैं अंतर्यामी को साक्षी देकर कहता हूँ कि तुम्हारे आगे मैं कभी अविश्वासी नहीं बनूंगा। रमेश के मुंह से और बात ना निकली। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। हेम ने अपने करुण नेत्रों से रमेश की ओर देखा। वह कुछ कह न सकी। उसकी आंखों से सावन भादों की झड़ी की तरह आंसू बहने लगे। वे दोनों काफी देर तक रोते हुए मौन खड़े हुए अपनी वेदनाओं का परिचय आंसुओं से देते रहे। जब कुछ जी हल्का हुआ तो ठंडी सांस लेकर रमेश ने कहा, मैंने सप्ताह भर के लिए विवाह स्थगित करने का जो प्रस्ताव किया है, क्या तुम इसका कारण जानती हो? हेमनलिनी ने चुपचाप सिर हिलाकर इनकार कर दिया। रमेश ने कहा, विवाह के बाद मैं तुमसे सब बातें कहूंगा। इस बात से हेम के कपोल गुलाबी हो उठे। वह लजा गई। जब हेम रमेश के साथ मिलने की आशा में उत्सुकता के साथ तैयारी कर रही थी, उस समय वह अनेक एकांत की सलाहें, अनेक सुख चित्रों की कल्पना कर रही थी। लेकिन अभी कुछ देर पहले दोनों एक दूसरे के बगल में कुछ देर तक खड़े रहे। उस एकांत आनंद की कल्पना भी वह नहीं कर पाई थी। हेम ने कहा, तुम पिताजी के पास जाओ, वे नाराज हो गए हैं। रमेश प्रसन्न चित्त चल दिया। हेम का हर आदेश उसके लिए वरदान था। अन्नदा बाबू ने रमेश को अपनी कोठरी में प्रवेश करते हैरत के साथ देखा। रमेश ने कहा, अगर निमंत्रण की सूची मेरे हाथ दें तो मैं परिवर्तन की सूचना आज ही रवाना कर दूं। अन्नदा बाबू ने कहा, तब दिन बदलने की ही सलाह ठहरी। रमेश ने कहा, हाँ, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्नदा बाबू ने कहा, मुझे इस बारे में ना घसीटो, जो कुछ प्रबंध करना है तुम ही करो। मैं लोक हंसाई ना सहूंगा। विवाह के मामले को यदि अपनी मर्जी के अनुसार लड़कों का खेल बनाना है, तब मेरे जैसे बूढ़ों का इसमें ना रहना ही अच्छा है। यह लो अपने निमंत्रणों की फहरिस्त। रमेश सब व्यवस्था अपने ऊपर लेने को तैयार हुआ। वह उठने की तैयारी कर रहा था कि अन्नदा बाबू ने कहा, रमेश, तुम विवाह के बाद वकालत कहाँ करोगे? कलकत्ते में ही ना? रमेश ने कहा, नहीं, मैं कोई अच्छा शहर खोज रहा हूँ। अन्नदा बाबू बोले, ठीक है, देखो बेटा, संसार में मेरी यह एक ही बेटी है। उसके पास मैं यदि ना रहूंगा तो वह भी सुखी ना होगी, मैं भी निश्चिंत ना रह सकूंगा। इसी से मेरी इच्छा है कि तुम्हें स्वास्थ्यकर स्थान खोजना चाहिए। अन्नदा बाबू अवसर पा रमेश पर हुकूमत चलाने लगे। उस समय रमेश को वे जो भी सलाह देते तो उस पर भी वह राजी हो जाता। जैसी आज्ञा कहकर वह निमंत्रण बदलने का कार्यभार लेकर चल दिया। अक्षय के आने पर अन्नदा बाबू ने कहा, रमेश ने अपना विवाह 1 सप्ताह के लिए हटा दिया है। अक्षय बोला, आप यह क्या कहते हैं? यह कभी नहीं हो सकता है। परसों ही तो विवाह है। अन्नदा बाबू बोले, समय टालना तो मामूली लोगों में भी नहीं होता, लेकिन आजकल तुम लोगों के मामले में भी सभी संभव है। नई रोशनी वाले जो ना करें वह कम है। अक्षय चेहरे को गंभीर बनाकर बोला, आप एक बार जिसे सत्पात्र समझ लेते हैं, उसकी ओर आंखें बंद कर लेते हैं। जिनके हाथों लड़की समर्पण करना चाहते हैं, उसके संबंध में खोज खबर रखना उचित है। सावधान रहने वाले का कभी विनाश नहीं होता है, परंतु आप असावधान रहने के आदी हैं। अन्नदा बाबू बोले, रमेश जैसे पर भी यदि संदेह करना पड़े, तब संसार में किसी के साथ संबंध रखना असंभव जान पड़ता है। अक्षय बोला, रमेश बाबू ने कोई कारण बताया कि वे क्यों विवाह को टाल रहे हैं? अन्नदा बाबू बोले, नहीं, उसने कारण तो कुछ नहीं बताया, यही कहा कि बहुत जरूरी काम है। अक्षय मुंह फेर कर हंस दिया। वह बोला, आपकी लड़की से रमेश ने कोई कारण बताया हो? अन्नदा बाबू बोले, हो सकता है। अक्षय ने कहा, उसे पूछना चाहिए। अन्नदा बाबू ने हेम को बुलाया। हेम
कोठरी में इस तरह आकर खड़ी हुई जिससे अक्षय उसका मुंह ना देख सके। अन्नदा बाबू ने पूछा, विवाह का दिन टाल देने के संबंध में रमेश ने कोई कारण बताया है? हेम ने कहा, नहीं। अन्नदा बाबू बोले, बड़ा आश्चर्य है, जैसा रमेश वैसे ही तुम हो। उसने तुमसे कह दिया कि मुझे विवाह की फुर्सत नहीं है, तुमने भी कह दिया, अच्छी बात, फिर किसी दिन होगा। अक्षय ने हेम का पक्ष लेकर कहा, जब एक आदमी कारण छिपा रहा है तब उससे कुछ पूछना भी तो अच्छा नहीं जान पड़ता। हेम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने कहा, इस संबंध में मैं बाहरी लोगों की कोई बात सुनना नहीं चाहती। जो भी है उससे मेरा मन दुखी है। यह कहे हेम वहां से चली गई। अक्षय ने बनावटी हंसी में कहा, संसार में मित्र को ही अधिक लांछन है। मैं मित्रता के गौरव को अच्छी तरह जानता हूँ। आप चाहें मुझसे घृणा करें या गाली दें, मैं सदैव आपके हित की बात कहूंगा। हो सकता है कि वह बात आपको भी हमारी भांति अप्रिय लगे, मगर फिर भी मैं सत्य को छिपा नहीं सकता। रमेश पर मुझे संदेह है। जो सत्य है वह मैं कल योगेंद्र से कह दूंगा। वे ये सब सुनकर अपनी बहन के संबंध में भी निश्चित हो सकेंगे, तो फिर मैं कुछ ना कहूंगा, मेरा कर्तव्य समाप्त हो जाएगा। अन्नदा बाबू अच्छी तरह समझते हैं कि रमेश से प्रश्न किया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती कोई अंधड़ खड़ा करने के भय से वे शांत रहने में ही सुख अनुभव करते हैं। अक्षय पर उन्हें क्रोध आया। उन्होंने कहा, अक्षय, बिना प्रमाण के क्यों तुम नाहक किसी पर लांछन? लगातार चोटों से अक्षय का धीरज टूट गया। उसने उत्तेजित होकर कहा, अन्नदा बाबू, मुझ में बहुत से दोष हैं। मैं सत्पात्र से कुढ़ता हूँ। मैं साधु पर संदेह करता हूँ। भली लड़कियों को पढ़ाने योग्य विद्या मुझ में नहीं है। साधारण लोगों में मेरी गिनती है, लेकिन सदा से मैं आपका अनुरक्त हूँ, आप लोगों का अनुगत हूँ। रमेश के साथ मेरी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन आप लोगों से मैंने कभी कुछ छिपाया नहीं। आपके आगे दीनता प्रकट कर मैं भिक्षा चाहता हूँ, लेकिन मैं सब लगाकर चोरी करना नहीं चाहता। इस बात का अर्थ कल आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।